भूगोल या ज्योग्राफी से सिखा सकते हैं। हिस्ट्री हम ये भी देख सकते हैं कि हिस्टोरिकली एवोल्यूशन कैसे हुआ। ऑस्ट्रिच उड़ता नहीं है, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि वो फ्लाइटलेस बर्ड कैसे हुआ। एवोल्यूशन में क्या हुआ कि उसके लिए हम लोग बोलते हैं टीचर्स, लेकिन है ना हम सब लर्नर्स। जो टीचर जयंती जी, एक जो फिनोमिना अधिकांश कम से कम यहाँ के स्कूलों में दिखता है कि स्कूलों में भी एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, यानी जो मैथमेटिक्स का टीचर है ना, या जो साइंस के टीचर्स हैं वो सबसे ऊपर है ना, और फिर वो इंग्लिश वाला जरा थोड़ा सा और ना एक अलग वो चलता है, और वो कहीं हिंदी वाला या संस्कृत वाला जो है वो कहीं थोड़ा सा पिछड़ के चलता है। अब आप ये कह रहे हैं कि सबको जो है वो कोलैबोरेट करना चाहिए, तो उस टीम की पद्धति में जैसे आपने लैंग्वेज के लिए कहा या जो आपने लिबरल आर्ट्स के लिए कहा, इतिहास के लिए कहा, तो बेसिकली आपका कहना ये है कि जब जो साइंस के टीचर्स हैं उनको जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार के एवेन्यूज निकालने पड़ेंगे कि जिस भी टॉपिक को या प्रोजेक्ट को हम ले रहे हैं उसके साथ किस प्रकार के विषय उसमें जोड़े जा सकते हैं, और उस प्रकार का जो इनपुट है वो बेसिकली यदि लेसन से भी आ सकता हो, यानी हम यदि 8th में या 9th में या 10th में पढ़ा रहे हैं तो न केवल हॉरिजॉन्टली हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जोड़ें, बल्कि वर्टिकली भी हम अलग अलग लेसन्स को देख करके हम ये कर पाए कि भाई ये जो लेसन है ये बात तो आपने 9th में पढ़ी थी या ये बात आपने 6th में पढ़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड यू नो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लर्निंग। तो धीरेन्द्र जी, जैसे कि आप कह रहे हैं ना, हम लोग मतलब हमारे एजुकेशन में हम लोग हमेशा बोलते हैं एजुकेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। It can be 1 inch deep and 1 mile wide, or 1 mile deep and 1 inch wide. उसका मतलब है हम लोग ढेर सारा सिखा सकते हैं, लेकिन इतना ही सबके लिए बस हम टच करते हैं। हाँ, ऑस्ट्रिच यहाँ रहता है, हाँ ऑस्ट्रिच ये खाता है, हाँ ऑस्ट्रिच ये करता है। या हम उल्टा कर सकते हैं कि इतना ही सिर्फ ऑस्ट्रिच के बारे में हम सिखाएंगे आपको, लेकिन 1 माइल डीप हम नीचे जा जाके जितने क्वेश्चन है, जितना रिसर्च है, जितना हम सीख पाएंगे ना, हम करेंगे। सो ऑलवेज अगर आपको ये प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच करना है, या आपको जैसे कि एनएपी मैंडेट कर रही है, आपको अगर को करिकुलर टीचिंग करना है, तो एक्चुअली स्पीकिंग आप ये मॉडल अडॉप्ट कीजिए कि वी विल गो डीप इनटू द टॉपिक। एंड जैसे आप बोल रहे हैं इट इज वर्टिकल, आपने 3rd स्टैंडर्ड में सीखा होगा, आपने 4th में सीखा होगा, 5th में हम दैट इज व्हाई हमेशा हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। हम नॉलेज के ऊपर नॉलेज बढ़ा के हम सीखते हैं। ऐसा नहीं है जो 3rd में सीखा वो फेंक के अभी 4th में आ गए, और जो 4th में सीखा फेंक के हम 5th में जा रहे हैं। ऐसा सीखते नहीं है हम जब सीखते हैं ना, एक के ऊपर एक हम बिल्ड करके हम स्ट्रेंथन करके अपना जो स्किल्स है, अपना जो नॉलेज है, वो बढ़ाते जाते हैं। एंड मतलब आई वांट टू मेंशन वेरी क्लियरली धीरेन्द्र जी कि आपने जो मेंशन किया वो बिल्कुल सच है कि अगर आप मैथ टीचर हो या साइंस टीचर हो, बहुत घमंड की बात है, और अगर आप इंग्लिश के टीचर हो या हिस्ट्री के टीचर हो, इसका मतलब है सब सब्जेक्ट में फेल हो गए। मे बी मुझे खुद ये एक्सपीरियंस हुआ, और मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि अगर आपको ऐसा कभी लगा कि आप उतना अच्छा नहीं हो, तो फॉरगेट इट, दैट इज नॉट ट्रू। 1973 करीब में, 1983 करीब में एक थियरिस्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, हावर्ड गार्डनर, उन्होंने एक थियरी निकाला, वो थियरी का नाम है थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। और हावर्ड गार्डनर जी ने कहा कि हम सब इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस हम दिखाते हैं वो अलग है। अगर हम मैथमेटिकली इंटेलिजेंट है, उसका मतलब है हम मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है। अगर हमें नाचना बहुत अच्छा आता है, तो हम बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंट है। अगर हम पेड़ पौधे वो सब फैंटास्टिकली उगा सकते हैं, हमारा गार्डन बहुत सुंदर है, तो हम नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। तो अगर आप में से कोई ऐसा हो जिनको खराब लगे कि भाई हम उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, तो मेरा ये एडवाइस है आपको कि ये मीटिंग के बाद आप गूगल कीजिए थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, हावर्ड गार्डनर, पढ़ के आप अपने लिए कप चाय बना के आप बहुत ही खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई हम भी इंटेलिजेंट है, चाहे हमें मैथ आता है या नहीं, चाहे हम मतलब कुछ क्रिएट कर सकते हैं या नहीं,
आपकी जो एरिया है आप उसमें अच्छे हो तो दैट इज फैंटास्टिक। आपको बिल्कुल खराब नहीं लगना चाहिए। ये जो हायरार्की है ये आर्टिफिशियल हायरार्की है कि आप मैथ टीचर हो तो आप बहुत अच्छे हो, और अगर वो आप लैंग्वेज या संस्कृत या हिंदी के टीचर हो तो आप एकदम बेकार हो। ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। मैं आपसे अभी मैं हिंदी में बोल रही हूँ धीरेन्द्र जी, मेरा फर्स्ट टीचिंग जॉब हिंदी टीचर का था। मैंने अपना राष्ट्रभाषा फिनिश की। मैं 20 साल की भी नहीं थी और मेरा फर्स्ट जॉब फर्स्ट स्टैंडर्ड हिंदी सिखाने का था। अब आपने जो मतलब रिक्वेस्ट की, अभी 40 साल के बाद मैं फिर से हिंदी में बात कर रही हूँ, तो आप सोचिए उस टाइम भी मुझे नहीं लगा कि मैं यूजलेस हूँ, हिंदी की टीचर थी। अभी भी मुझे वैसा लगता नहीं है। सो आप में से अगर कोई हो जिनको खराब लगे कि मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, तो प्लीज आप वो भूल जाइए। आप सब इम्पोर्टेंट हो, आप सब वैल्यूएबल हो, और बच्चे आप सब से सीखेंगे अगर आप तैयार हो। थैंक यू। इनफैक्ट ये जो सर्टिफिकेशन का जो इशू है ये शायद हमारे यहाँ भारत में कहीं ज्यादा है। अभी एक व्हाट्सएप पर यहाँ पर काफी कुछ चल रहा है, मतलब मुझे लगता है कि यूरोप में और स्टेट्स वगैरह में शायद इतना इशू नहीं है, क्योंकि जो लोग जो काम करते थे वो अपना वैसे नाम भी रख लेते थे। जैसे अभी आपने हॉवर्ड गार्डनर का कहा, ऐसे ही शू मेकर हुए, ऐसे ही जो है कारपेंटर हुए, तो वो लोग जो काम करते थे उस काम को करने में वो उसी को अपना सरनेम भी रख लेते हैं। वहाँ शायद इतनी समस्या नहीं है, हमारे यहाँ ये इंग्लिश मैथ्स की समस्या है। एनीवे, थैंक यू मैम, हम लोग आगे चल सकते हैं। ओके, क्या हो रहा है? सो एनीवे, सो हम जब स्टीम के बारे में कहते हैं तो इसीलिए मुझे मतलब आफ्टर ऑल दिस प्रेजेंटेशन वाज अबाउट स्टीम, तो मुझे ये आपसे मतलब जिन्होंने मेरा लास्ट टाइम एमपी में जो मिंटो हॉल में था आपने अटेंड की, आपको तो ये सब याद होगा कि मैंने कहा आपसे कि ऐसा नहीं है कि अगर हमको स्टीम बच्चों को सिखाना हो तो वो सिर्फ हाई स्कूल में हो या मिडिल स्कूल में हो या 11th या 12th स्टैंडर्ड में हो। एक्चुअली हम एकदम शुरुआत से ही कर सकते हैं। अगर हम बच्चों के साथ शुरुआत से एलिमेंट्री स्कूल या प्री स्कूल 3-4 साल से ही शुरुआत करते हैं तो बच्चे और भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। हम मतलब अगर बच्चा सब चीज को देख सके, सुन सके, महसूस कर सके तो, और अगर जैसे कि हम क्रिटिकल थिंकिंग के अभी हमने डिस्क्राइब की, क्या, क्यों और कैसे, ये 3 क्वेश्चन का अगर टीचर आंसर दे पाएगी या दे पाएगा तो वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। स्टीम के लिए भी और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 3 क्वेश्चंस, क्यों, क्या और कैसे। इन बच्चों को वो असली अनुभव जो हम एनईपी में भी देख रहे हैं और जो हम फ्रैंकली असली हमारी लाइफ में देख रहे हैं, जो मैं आपको अपने ग्रैंडमदर के बारे में आपको बता रहे थे कि जैसे कि मैंने कुकिंग सीखी, वो जो रियल अनुभव है, वो जो रियल, इसको आप चखो, इसको आप टच करो, इसको आप एक्सपेरिमेंट करो, वो असली अनुभव वो किताबी ज्ञान से बहुत ही मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। और हम जब बच्चों को वो एक्सपीरियंस देते कि वो देख सके, स्पर्श कर सके, जांच पड़ताल कर सके, हमारे बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक थिंकिंग में बहुत सफल होते हैं। जयंत जी, मैं आपको एक मिनट सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। आज जो बहुत सारे लोग हमारे टीचर्स जुड़े हैं उनको ये नहीं जानते कि स्टीम क्या होता है, तो मैंने वो इंट्रोडक्शन में ये आप पर छोड़ दिया था कि आप स्टीम क्या है वो भी आप आइडेंटिफाई कर दें। तो आई थिंक कि मोर देन 95% लोग नए हैं जी। आई थॉट मेरा फर्स्ट स्लाइड तो स्टीम का ही था, लेकिन मैं आप सबके लिए मैं फिर से रिपीट करती हूँ। स्टीम जैसे कि हम लोग बोलते हैं इज एन एक्रोनिम। उसका मतलब है इट इज अ वर्ड। मैं एकदम फर्स्ट हमारे स्लाइड पे मैं जाती हूँ। ये है स्टीम। एस यानी साइंस, टी यानी टेक्नोलॉजी, ई यानी इंजीनियरिंग, ए यानी आर्ट, एम यानी मैथमेटिक्स। ये पांचों वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स को जुड़ के हम स्टीम बनाते हैं, STEAM। और ये जो स्टीम एजुकेशन है वो बहुत ही पॉपुलर हो गया आजकल। जितना भी आप देखो, गूगल में काम कर रहे हैं या एप्पल में काम कर रहे हैं, ये सबसे आप अगर पूछेंगे, सभी ये चाहते हैं कि बच्चों को ये एजुकेशन स्टीम, उसका वो जो एक्सपीरियंस है उन्हें, उनके बच्चों को ये एक्सपीरियंस दिया जाए।
तो उसमें जो एक्चुअली जो हमारे यहाँ जब हम लोग टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, होता है हमारे पास जिस पर आपका एक गाइडेंस चाहिए, क्योंकि 12th तक की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम साइंस की बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं। उसमें जहाँ कहीं भी इनबिल्ट इंजीनियरिंग है या टेक्नोलॉजी है, हम लोग 12वीं तक उसकी बात नहीं करते। जब वो बीटेक करता है या बीई करता है, तब शायद वहां जाके डिस्टिंग्विश करते हैं। तो एक तो ये इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ये किस प्रकार से इम्बाइब्ड है, एक आप थोड़ा वो भी बताएं। और फिर ये जो स्टेम है, जो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत पॉपुलर हुआ है पिछले 20 साल में, आपने जैसा बताया, उस स्टेम को के साथ ए को जोड़ने की क्या जरूरत आ पड़ी है आर्ट्स पर, वो भी आप कृपया गाइड करिए। बिल्कुल। एक्चुअली मतलब ये जो टेक्नोलॉजी का शब्द है, इस मैं उसके बारे में अभी बात तो करने ही वाली हूँ, लेकिन अगेन जैसे कि हम अगर ये हमारे छोटे बच्चों का ब्रिज देखा आपने, या लियोनार्डो डा विंची का ब्रिज देखा आपने, या और भी 2-3 एग्जाम्पल्स जो मैं दिखा रही हूँ आपको, अब ये देखेंगे कि इंजीनियर बनना बहुत इजी है हमारे क्लास में, लेकिन हम सब तो डरते हैं। सच की बात यह है कि हमें तो नहीं, ये नहीं कहना कि हम इंजीनियरिंग सिखाते हैं। हम एक्चुअली इंजीनियरिंग सिखाते नहीं है, हम क्वेश्चंस पूछते हैं और बच्चों से हम वो सवाल जो पूछते हैं उनसे हम आंसर्स निकलवाते हैं, और वो इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस। हम लोग हमेशा इंग्लिश में बोलते हैं हैविंग एन इंजीनियरिंग माइंड, मतलब जो सोच है वो इंजीनियरिंग की तरफ में, इंजीनियरिंग की डायरेक्शन में जाता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो एकदम प्राइमरी से ही शुरुआत हमें करनी चाहिए, और एकदम 12th स्टैंडर्ड तक इंजीनियरिंग को थोड़ा सा हमें इंक्लूड करना चाहिए। और मैं नेक्स्ट 3-4 स्लाइड में आपको वो दिखाऊंगी इंजीनियरिंग का मतलब क्या है स्ट्रीम में। आर्ट तो वो तो अगेन मैं बोलने ही वाली हूँ कि आर्ट क्यों जुड़ते हैं। हमेशा लोग स्टेम बोलते हैं, लेकिन स्टेम ये है, हम कला और साइंस को ना डिवाइड करने की हम जितना भी कोशिश करें, सच की बात यह है कि कला और साइंस का बहुत ही मिलाप है, और हम उसको ना सेपरेट करना नहीं पाएंगे। अगर हम चाहे तो भी हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर बच्चों को सिखाना है तो वो उसको ज्वाइन करके ही सिखाए तो और भी अच्छा होगा। तो हम बच्चों के साथ ऑलवेज वो साइंस स्पेशली में जिज्ञासा, खोज और जांच का जो एक्सपीरियंस है, हम बच्चों को वो हमेशा देने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिक टीचिंग बहुत ही इजी होती है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं वो किताबी ज्ञान है। एक्चुअली साइंटिफिक टीचिंग में किताबी ज्ञान के साथ ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी देना चाहिए। और हमें जब साइंस सिखाना हो तो ये 3 चीजों का बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब वी मस्ट पे अटेंशन। कंटेंट का मतलब है जो हम सिखाने वाले, जैसे कि मैं अभी आपको जो 2 एग्जांपल जो मैंने आपको दिखाया, ऑस्ट्रिच का मतलब है कंटेंट, जो जिस बारे में मैं सिखाने वाली हूँ उसको हम कंटेंट बोलते हैं। प्रोसेस है मैं कैसे सिखाने वाली हूँ, किस प्रोसेस से मैं सिखाने वाली हूँ। क्या मैं सचमुच क्लास में अंडा ले आ रही हूँ, क्या मैं सिर्फ पुस्तक की पिक्चर्स उनको दिखा रही हूँ, क्या मैं डॉक्यूमेंट करने वाली हूँ, जैसे कि धीरेन्द्र जी ने कहा, उसका मतलब है प्रोसेस। ये तीसरा है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और यही है, सॉरी, जो हम लोग हमेशा भूल जाते हैं, ये है हमारी एटीट्यूड। जैसे कि आपने अभी अभी कहा कि अगर आप साइंस टीचर हो तो आपको लगेगा कि आप बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। अगर आप आर्ट की टीचर हो आपको लगेगा बाप रे ये साइंस है ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं खुद ना समझ पाऊंगी तो मैं कैसे सिखाऊंगी। अगर आप खुले माइंड से सिखाएंगे तो आप कुछ भी सिखा पाएंगे और आप कुछ भी सीख पाएंगे, दोनों। जब मैं धीरेन्द्र जी से 1 साल पहले बेंगलोर में मिली थी, धीरेन्द्र जी ने मुझसे पूछा आप क्या एमपी आके आप प्रेजेंटेशन दे पाएंगे? मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं। तो उन्होंने पूछा आप हिंदी में दे पाएंगे क्या? अंदर से मैं सोच रही थी पागल हूँ क्या, मैं कहाँ से हिंदी में बोल पाऊंगी। 40 साल हो गए ऑलमोस्ट हिंदी में बात करके। मैं हूँ मद्रासी, कलकत्ता में बड़े हुए तो बंगाली बोलती हूँ, मुंबई में वहां पे पली तो मराठी बोल लेती हूँ, हिंदी तो दूर की बात है। लेकिन आप देखिए मेरा जो एटीट्यूड है वो बहुत खुला था कि चलो एट द मोस्ट मैं मिस्टेक्स बनाऊंगी, अगर कोई मिस्टेक्स हो गए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, अगर मिस्टेक्स नहीं हुए तो ग्रेट, दैट्स फैंटास्टिक।
तो जो एटीट्यूड है हम टीचर्स में, अगर वो पॉजिटिव है, हमारे वो जो पढ़ाने के का वो जो तरीका है, हमारे खुद की जो जिज्ञासा है, हमारे खुद की जो विज्ञान के प्रति या साइंटिफिक एटीट्यूड जो है, अगर वो पॉजिटिव है, हम कुछ भी सिखा सकते हैं स्टेम में। लेकिन अगर हमारी एटीट्यूड नेगेटिव है कि हम ये कर नहीं पाएंगे, मुझे कीड़े मकोड़े अच्छे नहीं लगते, साइंस बहुत ही डिफिकल्ट है, तो हम स्टेम की टीचिंग में हमें खुद में बहुत ही स्ट्रगल होगी। सो ये वो खुलापन और एटीट्यूड, आप प्लीज रिमेंबर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, ये टीचर्स के। बच्चे तो एक्चुअली पहले ही नेचुरल साइंटिस्ट है, हम ही हैं जो वास्तव में उनको समझ नहीं पाए। बच्चे तो खुद ही क्यूरियस है। आपने, जैसे कि मैंने आपको मेरा अक्षय का कहानी बताया कि वो कॉकरोच उठा के खाने के लिए तैयार था, कैसे टाइप का वो साइंटिस्ट था, एब्सोल्युटली हैप्पी, खुशी खुशी कर रहा था सब कुछ। बच्चे तो नेचुरल हैं, हम ही हैं जो मतलब बूढ़े होकर हम भूल जाते हैं कि जो प्लेजर लर्निंग में है वो हम में कभी कभी रहता नहीं है। और बच्चे खुद अपना मन को खुला ही रख के सब कुछ ट्राई करते हैं। ये पिक्चर मैंने लास्ट टाइम भी आपसे शेयर की थी, जो सब हमारे साथ थे लास्ट टाइम, कि ये मेरे छोटे छोटे बच्चे साइकिल चला रहे थे, तो सडनली एक बच्चा ने कहा मेरे साइकिल में पेट्रोल चाहिए, मुझे पेट्रोल बनाना है। झट से मेरे बच्चे गए, 3-4 कार्डबोर्ड के बॉक्सेस ले, कार्डबोर्ड के बॉक्सेस को उन्होंने पेंट किया और उन्होंने खुद का पेट्रोल पंप बनाया। अब मैं टीचर हूं, मैं तो बोल सकती हूँ उनको कि साइकिल में पेट्रोल बनता नहीं है, लेकिन अगर आप खुलेपन से बच्चों की ये जो क्यूरियोसिटी है और उसकी जो कैपेसिटी है, साइंटिफिक कैपेसिटी है, उसको आपने एनकरेज नहीं की, तो आप एक्चुअली फेल कर रहे हैं एज अ टीचर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने मन को एकदम खुला रख लें, और अगर हमने अपना मन को वो खुला रखने की अगर कोशिश की, तो वो जो साइंटिफिक या वैज्ञानिक क्षमता, जो कैपेसिटी बच्चों में है, उसको हम जारी रखते हैं इस तरह। अगर अभी धीरेन्द्र जी ने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि स्टेम से हम स्टीम क्यों गए? ऑलरेडी लोग तो कहते थे स्टेम एजुकेशन यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, लेकिन अभी तो सब बोल रहे हैं स्टीम। तो ये आर्ट या कला कैसे इसके साथ जुड़ गया? तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि कला का विज्ञान से क्या संबंध है, तो मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि ठीक है, आपने तो ताजमहल देखा है, जब आप ताजमहल को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये कला है सिर्फ? इज दिस जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट? आपको ऐसा लगता है कि ये ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर या वास्तुकला का एग्जाम्पल है? या आप ये भी देखें कि इसमें कितने पत्थर चाहिए, ये इमारत की नींव क्या है, इसकी ज्योमेट्री या इसकी शेप्स क्या है, इसमें एक डोम है, इसमें मिनरेट्स है, इसमें परफेक्ट मैथमेटिकल सिमेट्री है, जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में है। तो आपको क्या लगता है ये साइंस है? बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी है? जी हाँ। इंजीनियरिंग है? बिल्कुल। आर्ट है? एकदम। और इसमें मैथ है? हाँ। आप देखेंगे तो एक कला का जो एग्जाम्पल है, नमूना जो है हमारे ताजमहल जैसे, वो एक्चुअली स्टीम का नमूना है, नॉट जस्ट ऑफ कला। वैसे ही अगर आप हावड़ा ब्रिज को देखें, अगर हम हावड़ा ब्रिज को देखें, कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज को देखें, तो हमें ये भी मतलब लगता है कि ये तो ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, दिस इज अ ब्यूटीफुल इंजीनियरिंग फीट। अगर आप देखें तो कितने गाड़ी हैं इसमें, इसकी स्पीड क्या है, गाड़ी की स्पीड क्या है, इसको बनाने के लिए कितना स्टील, कितना लोहा लगा, और ये नदी के ऊपर कैसा बना। कल ही मैं किसी के साथ बात कर रही थी, मैं आप सबको बताऊं कि मैं एक्चुअली राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी। तो कल ही मैं किसी के साथ बात कर रही थी कि मैं बहुत मिस करती हूँ राजेश खन्ना के पुराने गाना सुनने की। तो मुझे किसी ने कहा कि वो आनंद या कौन सी मूवी में ऐसे हावड़ा ब्रिज में राजेश खन्ना एक बोट चलाने वाला था, लेकिन उन्होंने पूरा लोकेशन बदला क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ब्रिज में इतने सारे राजेश खन्ना के फैंस आएंगे तो ब्रिज टूट जाएगी। हम जब देखते हैं ये इंजीनियरिंग फीट 100 साल पहले या 50 साल पहले या ताजमहल जैसे 300 साल पहले,
उनको कैसे मालूम होता कि कितने सारे लोग आएंगे, कितने सारा मतलब हमारे क्लाइमेट चेंज कितनी होगी, धूप कितना बढ़ेगा, हमारा पोल्यूशन कितना होगा, ये सब कोई प्लान नहीं करता है। फिर भी जब हम देखते हैं कि हाँ ये तो कला का नमूना है। बट एक्चुअली स्पीकिंग दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्टीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथ। साइंस में हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं खोज या डिस्कवरी, जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन या जांच पड़ताल। ये 3 चीजों बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस में। टीचर्स के लिए साइंटिफिक टीचिंग में जैसे कि मैंने आपसे शेयर की, कंटेंट, एटीट्यूड एंड प्रोसेस, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साइंटिफिक प्रोसेस जैसे कि उन्होंने वो मेरे बच्चों ने जैसे ब्रिज बनाया, पहले उन लोग अनुमान करते हैं, हाइपोथेसाइज करते हैं कि हम पहले ऑब्जर्व करते हैं कि ब्रिज ऐसा बनता है, फिर खुद अनुमान करते हैं कि हम ऐसा अगर की तो ऐसा होने वाला है, फिर उन लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि चलो हम भी बनाएं, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर एंड में भविष्यवाणी की ये मेरे ब्रिज जो है वो पानी के ऊपर मतलब बिल्कुल हम लगा सकते हैं, ब्रिज टूटेगा नहीं, उसके ऊपर गाड़ी चल सकती है। तो ये साइंटिफिक ये प्रोसेस है, वो स्टेप्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी एज के लिए, चाहे बच्चों, छोटे बच्चों के साथ या हाई स्कूल के साथ। टेक्निक, एवरीबॉडी गेट्स वेरी कंफ्यूज कि जब हम टेक्नोलॉजी का शब्द यूज करते हैं तो सबको लगता है कि आईपैड दो या आईफोन दो या कंप्यूटर दो फिर टेक्नोलॉजी होता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ राइटिंग टूल्स, कैंची, गोलपन, स्टेपलर, रबर, ये सब होता है टेक्नोलॉजी। जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो आप और भी डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, और बेशक कंप्यूटर के साथ तो आप टेक्नोलॉजी करा सकते हैं। लेकिन सच की बात है कि सबके पास थोड़ी ना कंप्यूटर्स रहता है, लेकिन आपका जो ज्योमेट्री सेट है उसमें जो कंपास है, उसमें जो प्रोट्रैक्टर है, रूलर है, वो सब टेक्नोलॉजी है व्हेन वी लुक एट इट फ्रॉम द सेंस ऑफ स्टीम। तो आपको ये मतलब इसका मतलब ये नहीं है टेक्नोलॉजी का कि सिर्फ आप कंप्यूटर पे एप्स लगाओ और वो है टेक्नोलॉजी। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं टेक्निक या टेक्नोलॉजी, वो शब्द हम एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी, वो एक कला या शिल्प को जो इंप्रूव करता हो, जो स्किल को बढ़ाता हो, उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं स्टीम एजुकेशन में। टेक्नोलॉजी में बच्चों को हम हमेशा तोड़ना या खोज करना या मरम्मत करना वो साइकिल देते रहते हैं। मैं हमेशा बच्चों को ब्रिज बना के तोड़ने की मैं उनको बताती हूँ कि चलो ब्रिज टूट गया, अब कैसे फिर से बनाए। उन लोग गोंद लेते हैं, उन लोग हैमर्स लेते हैं, नेल्स लेते हैं, ये सब टेक्नोलॉजी है। मरम्मत करना और तोड़ना और उसकी मतलब वो रिसर्च करना, खोज करना, डिस्कवरी करना, वो साइकिल जो है उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं एजुकेशन में। इंजीनियरिंग में हम ये 5 क्वेश्चंस हमेशा बच्चों से पूछते हैं। सो धीरेन्द्र जी, आपका क्वेश्चन था कि इंजीनियरिंग हम करते नहीं है। एक्चुअली स्पीकिंग ये 5 क्वेश्चंस अगर आपने इंट्रोड्यूस किया आपके क्लासरूम्स में तो इंजीनियरिंग भी बनती है। कौन सा मटेरियल से बन सकता है, कैसा हो सकता है, क्यों होता है, ये क्या चाहिए ये होने के लिए, और हम कैसे ये डिजाइन करेंगे। अगर आपने ये 5 क्वेश्चंस को अपना सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया तो इंजीनियरिंग डिजाइन भी इसमें शामिल होता है। सो इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ दो और वो कुछ बनाएं। ये 5 क्वेश्चन को बच्चों की सोच बढ़ाए, इस तरह के क्वेश्चन से हमारे बच्चों में इंजीनियरिंग डेवलपमेंट होगी। कौन सा मटेरियल कैसा होता है, क्यों होता है, क्या चाहिए और कैसा, वो लास्ट क्वेश्चन कैसा यानी इंजीनियरिंग डिजाइन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ऑलवेज अपने आप को रिमाइंड कीजिए कि साइंस आप सिखाते नहीं, आप साइंटिफिक माइंड डेवलप करते हैं। सिमिलरली आप इंजीनियरिंग सिखाते नहीं है, वो बीटेक में कर सकते हैं आईआईटी में जाके, लेकिन हम एडुकेटर्स जब स्कूल में पढ़ाते हैं हम इंजीनियरिंग पढ़ाते नहीं है, हम इंजीनियरिंग डेवलप करते हैं। जो सोच चाहिए इंजीनियर बनने के लिए वो सोच हम डेवलप करते हैं। Does that make sense, धीरेन्द्र जी? जी, डेफिनेटली।
So always tell yourself, जी हम लोग तो IIT में नहीं पढ़ाते, लेकिन IIT में पढ़ने के लिए यही 5 क्वेश्चन को मतलब बच्चों को आंसर करना चाहिए। कौन सा मटेरियल, कैसा, क्यों, क्या और कैसे। अगेन कैसे एज एन डिजाइन कैसे करेंगे। इफ यू अलाउ चिल्ड्रन टू गो थ्रू दिस साइकिल, वी डेवलप एन इंजीनियरिंग माइंड। तो हमारा एज टीचर्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंजीनियरिंग माइंड डेवलप करें। इंजीनियरिंग में ये 4 चीज होती है, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, ऑप्टिमिज्म एंड कम्युनिकेशन। ये चारों वैल्यू हम बढ़ाते हैं छोटे बच्चों में। आर्ट्स आपको तो मालूम है, ये आपकी NEP में भी लिखा है, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक और ड्रामा, जितना डांस, आप बच्चों को ये एक्सपीरियंस जितना भी दे सकते हैं उतना इम्पोर्टेंट है। और ऑलवेज आप सोचिए कि आर्ट में तरीका इम्पोर्टेंट है, अंतिम उत्पाद बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। हम हमेशा ये नहीं चाहते हैं कि अभी हम आपको कुछ कला सिखा रहे और अगर हम सब लोग हाथी बना रहे, हमारे पूरे क्लासरूम में 50 हाथी बने, ये नहीं है। जब हम क्रिएटिविटी बोलते हैं, हम तरीका बोलते हैं, लेकिन हम उनको अंतिम उत्पाद बिल्कुल हमारी इंटरेस्ट नहीं है। तरीका ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड रिजल्ट जो है वो एकदम कम इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम जब मैथ सिखाते हैं, मैथमेटिक्स की स्टेप्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आंसर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी तरह आर्ट में जो असली अनुभव है वो तरीका से आता है, असली अनुभव कभी भी एंड रिजल्ट से आता नहीं है। सर अगर आपको असली अनुभव देना है बच्चों को, तो आप प्लीज तरीका पे कंसंट्रेट कीजिए। जैसे कि MP के डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्ट हैं, आप उस पे कंसंट्रेट कीजिए। ये नहीं देखिए कि अंत का एंड पेंटिंग कैसा बना, आप ये देखिए कि कौन सा मटेरियल बच्चों ने कैसे यूज किया। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, मेरा बच्चा पेंट ब्रश अपने पाँव से पेंट कर रहा है। उसने मुझसे कहा, आपको मालूम है बहुत सारे लोग हैं जिनको हाथ नहीं है, वो पैर से पेंट करते हैं। तो मेरा बच्चा ने अपना पेंट ब्रश अपने पैर में डाल के पेंट करना शुरू किया। ये इम्पोर्टेंट नहीं था मेरे बच्चों का कि अंतिम उसका पिक्चर कैसे देखे, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि तरीका क्या है, वो कैसे सीख रहा है। सो ऑलवेज रिमेम्बर, आर्ट में तरीका इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। अंतिम उत्पाद या एंड रिजल्ट बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है आर्ट में। मैथमेटिक्स में हम नंबर, ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, स्पेशल रिलेशंस हम सिखाते हैं बच्चों को। सो ये इम्पोर्टेंट है कि ये नहीं कि सिर्फ आप उनसे रोट लर्निंग जो कहते हैं, रट मतलब नंबर्स रटो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बच्चे तो 1000 तक 2000 तक भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये 5 मतलब मैथमेटिक्स के एरियाज हैं, ये सब में बच्चों को एक्सपीरियंस हो। आप नंबर्स, डायनामिक्स, ज्योमेट्री और स्थानिक संबंध। मैंने अभी मेरे क्लॉक को देखा है, हाफ एन आवर है, तो एक्चुअली मेरा पावर पॉइंट बहुत ही लंबा है। लेकिन धीरेन्द्र जी, डू यू वांट मी टू शो द बोट, द क्रूज, वो शिप सबको मैं दिखाऊं? धीरेन्द्र जी आप हैं? प्लीज रिपीट करेंगे एक बार क्या प्लीज? I said, should I share the video of the cruise ship? Yeah, well, that's very important for us. Very Okay. important. Yeah. Okay. So मैं आप सबके साथ अगेन अभिषेक जी के हेल्प से मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पॉज कर दीजिएगा मैम। ओके, पॉज किया मैंने। ठीक है मैम। फिर वापस से नीचे शेयर स्क्रीन पे जाके वीडियो वाली जो वीडियो की विंडो है उसको सेलेक्ट करने से पहले देखिए एक छोटा सा चेक बॉक्स आएगा ऊपर में। ओके। छोटा सा चेक बॉक्स कहाँ पे? जिसमें उसी शेयर विंडो में ऊपर एक छोटा सा चेक बॉक्स आएगा मैम, जिसमें लिखा होगा आपके पास इंक्लूड सिस्टम ऑडियो। Yes, I saw it. Okay, got it. उसको चेक करके फिर वीडियो पे क्लिक करके आप प्ले करें और फिर नीचे सेंड लाइव पर क्लिक कर दीजिएगा।
Yeah, no. Okay, did not happen. Okay, share the video, include system audio, जी select the video, then send live क्यों नहीं हो रहा है? लेफ्ट लेफ्ट पैनल पे मैम वो दिख रहा है आपके पास वीडियो? Yes. जी Uh, mm, नहीं. So sorry ये. mm, वीडियो पॉज होगा मैम, तो वीडियो आप जब स्क्रीन पे दिखने लगेगा लेफ्ट विंडो पे, तो आप प्ले कर दीजिएगा, देन सेंड लाइव पर क्लिक करिएगा। Okay, share, include system, video, media, and how do I stop? No, it is not sharing, Abhishek ji. Sorry. ओके मैम, तो वीडियो इज नॉट शेयरिंग। No. Why is it not sharing? Again, see, it is include system audio, Windows Media Player. Then I come to this. कौन सा window वो screen के नीचे जो दो buttons है, कौन सा button चाहिए? उसमें फर्स्ट बटन मैम, फर्स्ट बटन। First button. Okay. Share. Include window media. Now, window पे सिर्फ मैं दिख रही हूँ. Is that fine? Will it still send live? No, it should see both, right? No. Yes, ma'am. So you just click on the second button. If मतलब यदि आप सिर्फ yes. दिख रहे हैं तो आप ये सेकंड पे क्लिक कर लें प्लीज। क्लिक किया मैंने, लेकिन it is not showing on my screen. वो video is running or not? No, not running. So, Not running. It's just on my desktop. So video is in the pause state or the playing? Yes, it's in the pause state. Yeah, in the pause state. I am so sorry. I'm used to Zoom. I'm just not used to this. Yeah, I think maybe I'll just avoid the video, Dhirender ji. I don't know how to do this. Ma'am, what was the size of video? I don't know. I have no idea. Is the video is available on YouTube or not? Not. But Dhirender ji, do you have the video? नहीं मैम, सर के पास नहीं है वो वीडियो। Okay, because मैंने भेजा था. I'm so sorry. Like I said, I don't know how to do this. Share. Did you send it to me, a copy of this? I thought I sent the video to you. See, the video is not showing up on my screen. So again, step by step, first, it should be the right window, right? Where there are two windows, Abhishek ji? Yes, right? ma'am, yes. Then yes. I press the share button. Then you click on the share button. Okay. Then I include click on the system checkbox audio. and include system audio. Then select the video window from right side. Yes. Bottom right side. Okay, ma'am. And it will appear on your screen. See, it is not appearing on the screen. Everything else is doing fine, but for some reason, it is just not appearing on the screen. I am so sorry. I wanted to share that video, but I really, like I said, I have no clue how to do this. I am such a Zoom person that I don't know how to do Windows Media. I mean, I will see. मेरे पास वीडियो मेरे फोन पे अगर है तो मैं आपको भेज सकती हूँ, but it's a very big file. Okay, ma'am.
I'll try one more time, otherwise we will continue without the video. I'm so sorry. Okay, okay. Like I said, technology and I are not best friends. नहीं, मुझे नहीं देख रहा. I mean, email कर सकती थी, लेकिन it's very लंबा. Anyway, sorry. I will go back to the PowerPoint instead. You know, that hopefully I'll be able to. नहीं. तो आप उसके बारे में एक बार जस्ट ब्रीफ कर दें. हाँ, तो वही मैं अभी PowerPoint पे जा रही हूँ ना. Again, PowerPoint should be 2 windows, share. I am so sorry, everybody. I really don't know how to do this. Why it's not showing up? मेरे समझ में नहीं आ रहा है. Again, now my PowerPoint is not coming up, Abhishek ji. I don't know what is happening. Ma'am, it's sharing or not? No, my PowerPoint is not sharing either. I don't know what is happening. It is there, but I can see it, but it's a PDF, and if I do share, मैम आप तो पहले send live. सेकंड बटन सेलेक्ट कर लीजिए पहले मैम. सेकंड बटन फ्रॉम द वो जो लेफ्ट हैंड विंडो पे है, सेकंड टैप कर ले मैम. देन नीचे शेयर बटन पर क्लिक करिए. Can you see it? No. I can't see it myself over here. नहीं मैम, यहाँ भी नहीं दिख रहा है. Meanwhile, अगर आप किसी को questions है, धीरेंद्र जी, if you can ask the questions. I'm so sorry, I don't know. Now I can't do anything. It is. ये स्क्रीन हमारी तो शेयर हो रही है मैम, तो शेयरिंग हो जाएगी मैम आपसे. एक बार और ट्राई कर लीजिए मैम. No, it just keeps saying sending, Abhishek ji. It's just keeping on saying sending, but when I did send live, so it just, okay, error. Okay, let me do it correctly again. Right button, then right. Share button. Then the window that I want, Steam Hindi. Then लेकिन वो it's not appearing on my window at all. नीचे जैसे वो square कुछ दिख नहीं रहा. नहीं, आपने share पर click किया है मैम. Then please wait a minute. Wait for a minute. It will appear on the queue window. Okay. No, nothing's come. Share. You said to wait. नहीं कुछ. There's nothing coming. Nothing. Suddenly everything is gone. हम शेयर करते हैं मैम. Just a minute. जयंती मैम, आपने मेरे को ये शेयर किया था, वो मैंने अभिषेक जी को दिया है, तो वो he'll try to do it from his side. Okay. हाँ, तो आपने उसमें कुछ रिवाइज तो किया था, but then old one. No, this is the old one is good enough because जो मैंने नया add किया already I did it, right? जी जी. और इस बीच में जो हमारे जितने शिक्षक, प्राचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी और जॉइंट डायरेक्टर्स जुड़े हुए हैं, तो मैं उनके ध्यान में ला देता हूँ कि कमिश्नर मैडम ने जो है वो कहा है कि इस बार प्रदेश में 2000 स्कूलों को हम लोग स्टीम एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, है ना. बाद में तो सारे के सारे ही स्कूल इसमें आएंगे, तो इसकी दृष्टि से जो है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है जो ये जो सेशन चल रहा है.
और ये आवश्यक हो जाता है कम से कम हमारे जो जितने स्कूल के टीचर्स हैं और खासकर जो विज्ञान के टीचर्स हैं वो जरूर इसको ठीक से देख लें और समझ लें, और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं तो उनके साथ हम लोग इन बातों को शेयर भी कर लें। इसको किस प्रकार से आगे हमको जानना है, तो इसके बारे में तो हम लोग विस्तार से बात करेंगे ही। और आर यू एबल टू शेयर इट नाउ? नो, शेयर कर दिया। अच्छा, शेयर कर दिया है। यस यस ये यस अपनी स्क्रीन पे आ रहा है। आई थिंक सभी टीचर से मेरा रिक्वेस्ट है इसको, इस सेशन को ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी हमारा नेक्स्ट कार्य यही है। क्लास 6 to 12 अपने एक परिसर एक शाला के स्कूल हो चुके हैं, तो 2000 स्कूल में अपने को इसको इस साल से इसको इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट। और हमारे लिए तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कमिश्नर मैडम स्वयं पूरे समय से जुड़ी हुई हैं, तो उसको देख भी रही हैं और वो हम लोगों को बता भी रही हैं। तो हमारे राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो इसी बात से ही ये स्थापित हो जाता है। कमिश्नर मैडम उसके लिए कितना व्यग्र भी हैं और लगातार वो उसको परस्यू भी कर रही हैं। तो जयंती मैम, आप बताइएगा कौन से पे रुकना है? जी जी, एक मिनट। आई जस्ट एटलीस्ट फाउंड वन वीडियो, तो वो तो मैं भेज देती हूँ, ऑफ द शिप। सो वो मैं आपको भेजती हूँ व्हाट्सएप पे। सो एटलीस्ट वो जो ब्रिज को टेस्ट किया वो एटलीस्ट आपको मैं भेज देती हूँ। डू आई डोंट हैव कंट्रोल ऑफ द वीडियो, राइट? सो आप अभिषेक जी, डू यू हैव कंट्रोल ऑफ दिस वीडियो? तो आप नीचे, आई मीन ऑफ द पावर पॉइंट, तो आप नीचे जाइए। मेरे को मिल गया है, मैं उसको भी विल डू इट। ओके, meanwhile you could continue with this. Yes, absolutely. Abhishek ji, please go down. Yes, ma'am. Thank you so much for helping me. I appreciate it. Thank you so much. और भी नीचे ये इंजीनियरिंग भी हो गया, आर्ट्स भी हो गया, मैथ भी हो गया। और नीचे करते हैं मैम? जी, और भी नीचे। और भी। One more slide down. जी। So जैसे कि मैंने आपको right at the beginning मैंने आपको कहा कि it is very important कि as a teacher we should document everything that children are doing. वो बिल्कुल important है कि हम अभिषेक जी, I'm seeing something different. Yes ma'am. Just a minute ma'am. वो आगे can you show the video? So you please show that video first. No, we don't have to show it first. I'll explain it and then we can show it. Okay. Abhishek, please.
अभी हम जहाज को टेस्ट कर रहे हैं। So, मुझे बस ये आपके साथ शेयर करना था कि बच्चे ने कर लीजिए जी, ठीक है। Okay. Okay. I don't know why बहुत ही slow हो रहा है. My internet seems fine, but पता नहीं क्यों it doesn't seem to be working. मैम यहाँ बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। Okay. So anyway, I hope कि मतलब I know कि थोड़ा बहुत technical problems थे, but I hope that this was good for all of you कि आपने enjoy की ये this importance of STEAM learning in young children, in older children. It's very, very important for us to help them reach 21st century skills. अगर हमें उनको वो सिखाना है कि 21st century में कैसा रहना है, कैसा जीना, कैसा successful होना है, तो it is really important कि हम उन्हें ये practice दें। Yes, अभिषेक जी। Sorry मैम, सर बात कर रहे थे कुछ। जी। वीरेंद्र जी आप कुछ बोल रहे थे? जी नहीं, मैं बस वो कमिश्नर मैडम का फोन था तो वो कह रही थी कि शी वांटेड टू आल्सो स्पीक अ फ्यू वर्ड्स, तो अभी वो हाँ तो शी जस्ट वो कुछ वो कोई somebody came in तो वो उनसे बात करने लगी थी, as commissioner she has to speak, meet lots of people, so I think it has been a wonderful session। तो एक तो हमारे बहुत सारे जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि एक आप लेसन प्लान यदि हमको भेज सकें तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि अभी जो 1st to 5th के लिए हमारे यहाँ स्टेट साइंस इंस्टीट्यूट है वो लोग बना रहे हैं, 6 to 8 के लिए ISE बना रहा है, एंड 9 to 12th के लिए भी 12th के लिए भी लेसन प्लान बनाए जाएंगे। तो वी विल बी ग्रेटफुल आप यदि हमको एक मॉडर्न लेसन प्लान यदि आप हमको भेजें तो वी कुड मे बी वी कुड गेट लॉट्स ऑफ हेल्प विद इट। Okay. और एक जब तक मैम जुड़ती हैं तो एक हमारी टीचर है बुशरा जमाल, वो उनका जो प्रश्न था, हालांकि वो दैट रिलेट्स टू समवॉट टू मैथमेटिक्स, और हम तो थोड़ा से जैसा आपने कहा मतलब मैं तो खानदानी कमजोर हूँ, पर मैंने भी ये मानते हुए कि भारत में कहा जाता है कि आप दोबारा जन्म लेते हैं आप, है ना, तो मैंने तय किया कि पहली से किताबें ले आया हूँ मैं, और एक बार दोबारा जन्म लेने के पहले उसको एक बार खत्म कर दूंगा, कम से कम 10वीं तक की तो चला जाएगा। तो वो बुशरा जमाल जो है वो ये पूछ रही थी कि अच्छा मैंने ये लिख दिया था कि भाई आपका प्रश्न जो है वो मैथ्स का है, तो वो शी हैज डिलीटेड दैट क्वेश्चन। Okay. So let me again see. I will also not be successful in answering math का question, क्योंकि खुद जो मैं कितनी खराब हूँ मैथ में, तो नहीं, परंतु आपने जो एटीट्यूड की बात की वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। कमिश्नर मैम आ गई हैं, मैम स्वागत है मैम। जी, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी हैप्पी एंड हाईली थैंकफुल टू मैडम जयंती ताबे। बहुत ही अच्छा लगा आपने आज इतना प्रोवोकेटिव और हमारे टीचर्स में एक मोटिवेटिंग लेसन जो दिया है। मैं ये कहना चाहती हूँ, वास्तव में अभी हमारी जो शिक्षा का जो तरीका चल रहा है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने एड्रेस में कहा था कि हमको बुनियाद मजबूत करना होगी, और ये बुनियाद हमारे टीचर्स ही बनाते हैं। नींव जितनी बुलंद मतलब मजबूत होगी उतनी इमारत बुलंद होगी। तो मैं पुनः अपने सभी शिक्षकों को कहना चाहती हूँ कि और ये नींव का निर्माण अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ शिक्षक।
और जो स्कूल एजुकेशन है वो हमारा बेस है, उसके बाद ही यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और बाकी सब चीज़ों में और जॉब के लिए बच्चा सोचता है। जो आपने अभी सेशन दिया, मैं वास्तव में वो कहना चाहती हूँ, जो हमारी 1986 की शिक्षा नीति थी और जिसके बाद अभी तक हम विगत इतने सालों से जो हमारी पुरानी नीति है इसको अब एक नए परिप्रेक्ष्य में डाला गया है और बिल्कुल सही है। मैं कहना चाहती हूँ हर पुरानी चीज को त्याग कर नई चीज को अपनाना होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारी आत्मा के बारे में हम बात करें कि यासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि संयाति नरोपराणि। मनुष्य भी जिस तरह कपड़े बदलता है, आत्मा भी देह बदलती है, इसी तरह अब हमारी शिक्षा नीति को भी हमने पूरा बदल दिया और एक नए सिरे से इसको देखने की जरूरत है, एक नई सोच के साथ, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ 21वीं सदी में जाना है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम 19वीं सदी के ज्ञान से 21वीं सदी पर बच्चों को ले जाना चाहते हैं और उसके लिए हमारे पास टीम इज द सॉल्यूशन फॉर दैट। और टीचर जैसे जैसे आप लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो, गंदा हो जाता है, अपन उसको रिप्लेस करते हैं, नया बोर्ड लगाते हैं। ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही थी और मुझे बहुत अपील कर गई। हम सब टीचर्स को सबसे पहले अपनी सोच को बदलना है, हमको एक नए दृष्टिकोण में जन्म लेना है, अपना एटीट्यूड को वेरी पॉजिटिव और हमारी अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को हमको शार्पन करके अपने बच्चों को डेवलप करना है। तो आई एम वेरी हैप्पी, आपने इतने अच्छे सरल तरीके बताए हैं जिससे मेरे टीचर सोच सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जो हमारी न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो अपने में परिपूर्ण है, पर कोई भी चीज सिर्फ कागजों से होने से पर करने से जब तक उसको हम मूर्त रूप में परिवर्तित नहीं करेंगे, और ये दारोमदार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सिर्फ मेरे टीचर्स का। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे चतुर्वेदी जी इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स को लाते हैं। और जब मैंने आपको पिछली बार सुना और मैंने आपको विशेष आग्रह किया, क्योंकि मैं चाहती थी, आपकी हिंदी तो बहुत शुद्ध है ही, और उस इतनी शुद्ध हिंदी में, क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आपने देखा होगा कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है कि कोई भी चीज को अगर हम अपनी मातृभाषा में सुनते हैं तो हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो जैसे हमारी शिक्षा नीति का भी उद्देश्य कि सिर्फ रीडिंग नहीं, उसको कॉम्प्रिहेंड भी करना जरूरी है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है। वो बात मेरे टीचर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो अभी लोग वर्तमान काम कर रहे हैं, जो नीति चल रही थी उसमें मतलब विगत 2 सालों से मैं ही, हमारे टीचर्स अथक परिश्रम करते हैं। जैसी अभी इतनी बड़ी कोविड सिचुएशन आई, सारे विश्व में हाहाकार मच गया, पर मेरे टीचर्स ने इतना बढ़िया स्टेप लिया, इतनी जल्दी ऑनलाइन पे स्विच कर गए। डिजी लैब, हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, दे आर रनिंग इट वेरी वेल। तो मुझे पूरा विश्वास है कि टीचर्स इसको आत्मसात करेंगे और जितने भी ये सेशंस हो रहे हैं, और स्पेशली मैंने देखा कि कोई भी चीज है, जरूरत है एक बार अगर हम क्लियर माइंड से समझ लें तो फिर तो उसको लागू करने में कोई दिक्कत होती नहीं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इतना मोटिवेटिंग सेशन जो लिया है हमारे टीचर्स के साथ, वो हमारे पूरे, क्योंकि अभी हमारा, जैसे मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि हमारी अब हर चीजें इंटरलिंक्ड हो गई हैं। जैसे जो बात कही जा रही है कि हम हमको स्कूल वोकेशनल का मैं उदाहरण देना चाहती हूँ। अभी हमारे यहाँ 9th 10th 11th 12th में था, नई शिक्षा नीति ने कहा 6 to 8 से 6 से स्टार्ट करो। बिल्कुल सही है, 6 to 8 में हम बेस बनाएंगे, 9 to 12 में और आगे आएंगे, फिर उससे रिलेटेड हमारे कॉलेजिएट एजुकेशन को इंटीग्रेट करके कॉलेज में भी बच्चे, यूनिवर्सिटी में भी हमारे यहाँ वोकेशनल होगा और उससे हम इंडस्ट्री को रिलेट करेंगे। तो अब इस तरह से एक इंटीग्रेटेड हमारा प्रयास करने की कोशिश है। और मुझे अच्छा लगा कि आपने स्टीम के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि लोग स्टीम को एक अलग अलग अर्थों में समझते हैं। और हमारे काफी लोग अभी कोरिया जाके खुद भी रूबरू होकर आए हैं इस कॉन्सेप्ट से। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से लागू करेंगे। अभी हाल ही में हमारे एक डॉक्टर तिवारी हैं, उन्होंने भोपाल में स्टीम का एक बहुत ही अच्छा लैब चतुर्वेदी जी के साथ मिलकर इन दोनों ने एस्टैब्लिश किया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे बाकी टीचर्स भी आगे आएंगे। कई जगह में हमारे टीचर्स ने कोरिया से आके अटल टिंकरिंग लैब और ये सब एस्टैब्लिश किया है। मैं तो चाहूंगी कि तांबे मैडम का फोन नंबर और मोबाइल सबसे, मैं सोचती हूँ सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिस दिन से हम पैदा होते हैं और जिस दिन तक मरते हैं, उस दिन तक हम सीखते हैं। हम चाहें तो सीखें, नहीं चाहें तो भी सीखते हैं। तो बेटर है कि हम बिल्कुल सीखेंगे, और जो पुराना है उसको मैंने बार बार कहूंगी कि हमको अनलर्न करना है और फिर से एक रीलर्न करना है इस नई टेक्नोलॉजी को, नई प्रोजेक्ट बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग को, जिसमें मेरे टीचर निरंतर अथक प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी इस सेशन से वो लोग निश्चित ही बहुत लाभान्वित हुए होंगे और आगे अपने उसको, अपनी जो टीचिंग्स है, अपने जो एटीट्यूडनल चेंज लाकर अपने बच्चों में कॉग्निटिव स्किल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स को डेवलप करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हम भारत को ज्ञान की एक महाशक्ति बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत। कमिश्नर मैडम ने जो बात कही है, उन्होंने सारी बात को अपनी तरफ से सबमिट भी किया है और मुझे अपनी तरफ से तो धन्यवाद ही देना है जयंती मैडम को। इनफैक्ट पिछली बार और उससे पिछली बार भी जब हमने उनसे लेक्चर के लिए रिक्वेस्ट किया था और मैंने उनसे कहा था कि हम लोग कुछ एक टोकन
हम आपको एक ऑनरेरियम के रूप में देना चाहते हैं। उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक टीचर हूँ और टीचर के साथ इंटरेक्ट करना वो मेरे लिए एक मतलब बड़ी बात है और सौभाग्य की बात है, ऐसा उनका कहना था। जबकि कुछ हमारे जो लोग आए थे उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, मैम ने उसको मना कर दिया। और आई थिंक इस समय करीब करीब 12:30 पौने 1 रात के बज रहे होंगे, उसके बाद भी वो एकदम तरोताज़ा है और हम लोगों से बात कर रही हैं। तो मैं उनका किन शब्दों में आभार दूं, ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। कमिश्नर मैडम का हमें हमेशा सपोर्ट रहता है और हमेशा एक नवाचार के लिए वो हमेशा तैयार रहती हैं। और उनके इनिशिएटिव पर प्रदेश के सारे टीचर्स, जॉइंट डायरेक्टर्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, जो ADPCs हैं, एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं उनको भी अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछली बार जब बहुत कम लोग थे, करीब 450 लोग थे, तो कमिश्नर मैडम ने कहा था कि वो जयंती तांबे मैडम आए। जयंती तांबे मैडम ने यस भी किया था कि वो आएंगी। और हमारे जो डायरेक्टर ओपन स्कूल है तिवारी जी, उन्होंने कहा है कि वो शीघ्र ही आपको बुलाएंगे, क्योंकि 2000 स्कूलों में लोग उसको टेकअप कर रहे हैं। तो आई होप कि आपका जो जयंती मैडम का वादा है वो भी वैसा का वैसा ही है। मैं एक बार पुनः आभार देता हूँ। और खासकर हमारे जो पूरा ये काम IT का देखते हैं, हमारे डायरेक्टर IT हैं मिस्टर अभिषेक सिंह चौहान। थैंक यू सो मच। एक बहुत बड़ा गोल रहा है कि सुबह 9:30 बजे से उन्होंने जो है आकर के इसको पूरे को ओपन किया, और उनको मैं और धन्यवाद देना चाहता हूँ। जयंती जी, आप कुछ कहना चाहें? मैम कुछ कहना चाहें तो हम लोग इस पर फाइनल करेंगे। थैंक यू। मेरा प्लेजर है। लाइक आई सेड, टू ऑल द टीचर्स, हैप्पी टीचर्स डे। आई नो थोड़ा लेट है, बट प्लीज आई होप कि आप सब बहुत प्राउड हो कि आप टीचर हैं, क्योंकि अगर हमें ये दुनिया को बदलना है तो ये सब हमारा ही काम है, टीचर्स का। We have that beautiful job of touching lives. दलाई लामा जी से I went to धर्मशाला and मैंने वहाँ पे मतलब उनकी लेक्चर्स जो अटेंड की, उन्होंने कहा कि we always want to solve problems. हमेशा लोग पूछते हैं कि पॉवर्टी कैसे हम लोग मतलब इरेडिकेट कर सकते हैं या सबको कैसे एडुकेट कर सकते हैं। तो दलाई लामा जी ने कहा कि all you need to do is form ripples. पानी में अगर हमने पत्थर फेंका तो वो पानी में जो ripples होते हैं ना, वो सबको टच करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम टीचर्स का वही जॉब है कि वो ripples क्रिएट हम करते हैं। एक ही बच्चा को आपने अगर एडुकेट किया, वो ripples बनते हैं, और वो जो ripples बनते हैं ना, ढेर सारे बच्चे भी एडुकेट हो जाते हैं। तो आप सबको थैंक यू, ऑल द टीचर्स, ग्रेट जॉब। मुझे तो मालूम है टीचिंग इज नॉट इजी, लेकिन यू नो व्हाट, जो हमें मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दे गया है ना ये टीचिंग का, वो हम सीरियसली ले तो हमारी जो प्लेजर मिलती है जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, वो प्लेजर जैसा कोई है ही नहीं। तो आप सबको हैप्पी टीचर्स डे, कंग्रेचुलेशंस एंड गुड नाइट। और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं सभी। हिंदी दिवस भी है आज, विश्व हिंदी दिवस। थैंक यू मैम, थैंक यू कमिश्नर मैम, थैंक यू जयंती। हमारे डायरेक्टर भी बैठे हुए हैं मिस्टर के द्विवेदी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और सभी आज के जो दर्शक और श्रोता कंबाइंड, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कमिश्नर मैडम की अनुमति हो तो हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू, सो नाइस, थैंक यू, धन्यवाद।